आप सभी को नमस्कार। तो कल हमने एक्चुअली दो कारिकाएं देखी एक साथ, 24th और 25th। और 24th कारिका यही बोलती है कि अहंकार अपने आप को असर्ट करता है, अपनी मालिकियत दिखाता है, अपने काम करने की क्षमता की बातें करता है और उसके अकॉर्डिंगली करता है। और टू फोल्ड काम करता है। सब्जेक्ट बनाता है और ऑब्जेक्ट बनाता है। या बोल लीजिए कि हमारे अंदर की सब्जेक्टिव वर्ल्ड बनाता है और बाहर की ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बनाता है। या जिसको हम इनर वर्ल्ड बोलते हैं वो बनाता है और आउटर वर्ल्ड बनाता है। और इनको कैसे बनाता है? इनको बनाने के लिए ये करीबन 16 तत्वों को जन्म देता है, 16 तत्वों को प्रोड्यूस करता है, मैनिफेस्ट करता है, इवॉल्व करता है अपने अंदर से। जब ये सात्विक होता है तब मानस, ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री। तो मानस एक, ज्ञानेन्द्री पांच, कर्मेंद्री पांच, ये 11 का प्रयोग करता है, 11 का उपयोग करता है, 11 को पैदा करता है। और बाहर की दुनिया बनाने के लिए ये सबसे पहले डायरेक्टली अपने अंदर से इवॉल्व करके, प्रोड्यूस करके, क्रिएट करके पांच तन मात्राएं बनाता है। और पांच तन मात्राएं ऐसी बनती हैं कि वो पांच ज्ञान इंद्रियां उनसे बनी हुई दुनिया को देख सके। इन दोनों में कोरिलेशन होता है। जो बनाता है बाहर उसमें और जो बाहर को देखता है उसमें कोरिलेशन होता है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बनाता है और जो सब्जेक्टिव वर्ल्ड के माध्यम से ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को देखा जा रहा है उसमें कोरिलेशन होता है। उसमें एक किस्म की हम बोल सकते हैं कि बैलेंसिंग होती है। तो तन्मात्राएं क्या है? शब्द और स्पर्श, रूप, रस और गंध। या इंग्लिश में बोले तो आपका आप बोल सकते हैं वर्ड या साउंड, और उसके बाद टच, उसके बाद फॉर्म, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद स्मेल। और हमारी जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं वो भी इन्हीं पे काम करती हैं। मतलब हमारी एक ज्ञान इंद्री है जो शब्दों को सुनती है, एक ज्ञान इंद्री है जो टच को, स्पर्श को फील करती है, एक ज्ञान इंद्री है जो रूप को देखती है, एक ज्ञान इंद्री है जो रस को पहचानती है, रस को टेस्ट करती है, और एक ज्ञान इंद्री है जो स्मेल को लेती है, स्मेल को पहचानती है। तो बनाने वाले साइड, मतलब अंदर से जो बाहर बन रहा है उस साइड जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है वो सिमिलर टेक्नोलॉजी जब बाहर से अंदर ला रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। इसलिए तन्मात्रा और ज्ञान इंद्रियां एक किस्म से आप बोल सकते हैं सिमिलर डेटा पे वर्क करती है या सेम डेटा पे वर्क करती है। अब जो सब्जेक्टिव प्रिंसिपल या सब्जेक्टिव वर्ल्ड बनता है वो सात्विक अवस्था में बनता है। और जो मटेरियल वर्ल्ड बनता है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बनता है, वो तामसिक स्टेट में बनता है। और सत्व से तमस, तमस से सत्व, ये बदलाव जो है ये रजस करता है। तो जब रजस एक्टिव हो जाएगा ज्यादा तो स्टेट चेंज हो जाएगा, सत्व से या तामसिक हो जाएगा। और अगर तमस के समय रजस एक्टिव हो जाएगा तो वो संभवतः सात्विक हो जाएगा। तो मतलब हमारे अंदर का देखने वाला और बाहर के देखने की वस्तु दोनों एक साथ में नहीं होती हैं। या तो बाहर की दुनिया बनी हुई है या तो अंदर की दुनिया बनी हुई है। लेकिन इनमें बदलाव इतने स्पीड से होता है कि हमको ऐसा लगता है कि दोनों है, दोनों सेम टाइम पे हैं, ऐसा हमको फील होता है। ये इसको आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि पहले समय में जब मूवी हॉल में पिक्चरें चलती थी तो फ्रेम बाय फ्रेम चलती थी। और
चलाने के बाद प्रोजेक्टर में जब रील चलती थी तब ऐसा महसूस होता था कि कंटिन्यूएशन में चल रही। तो उसी तरीके से कुछ कुछ जो बाहर की दुनिया बन रही है और जो अंदर की हमारी पहचान जो बाहर को देख रही है, वो सेम समय पे नहीं है बनी हुई, लेकिन ऐसा लगता है कंटिन्यूटी के कारण, बोलिए परसेप्शन के कंटिन्यूटी के कारण ऐसा लगता है कि वो को एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये दोनों बातें 24 और 25वें कारिकाओं में कवर्ड है। अब हम लोग जाते हैं 26 कारिकाएं। अभी कारिकाओं में थोड़ा स्पीड आएगा, कुछ कुछ कारिका हम फास्ट चलेंगे, कुछ कुछ कारिका हम स्लो चलेंगे। डिपेंड करता है कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कितने गहराई में समझना है, और आप पहले से जानते हैं कि नहीं जानते हैं उसके ऊपर। अभी जो 26 कारिका है वो हम सब जानते हैं कि ज्ञान की इंद्रियां कौन सी हैं और कर्म की इंद्रियां कौन सी हैं। तो ज्ञान की इंद्रियां कौन सी हैं, उसमें हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गन प्रयोग होते हैं वो है आंख, कान, नाक, जीभ और हमारी स्किन, चमड़ी, बाहर से अंदर ज्ञान लेने के लिए। और अंदर से बाहर काम करने के लिए, अंदर से बाहर की दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए हम कौन से इंद्रियां यूज करते हैं। हम करते हैं 5 इंद्रियों का प्रयोग। उनके जो ऑर्गन है वो है स्पीच, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे एक्सक्रीशन का ऑर्गन और हमारे रिप्रोडक्शन का ऑर्गन। तो इन पांचों में एक्शन है, कर्म है, और ये बाहर की दुनिया में बदलाव लाते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। 27th कारिका जो है, अब ये बहुत गहराई की एक बात करती है जो कि जनरली वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं करती है, लेकिन हमारे फिलॉसफी में इसको पाया जाता है, हमारे दर्शन शास्त्रों में इसको पाया जाता है। वो क्या है, वो है कि जितने भी ये ज्ञान की इंद्रियां हैं उसमें माइंड भी, मानस भी ज्ञान की इंद्री मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के इंद्रियों की काबिलियत है। मतलब ये हुआ कि ये ज्ञान लेती भी है और कर्म भी कराती है। और ये वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यहां पर तत्व के लिए यूज किया गया है। तत्व का मतलब प्रिंसिपल होता है, एलिमेंट होता है, या रियलिटी को देखने का एक विंडो, एक प्लेटफॉर्म। तो हमारे ये जो 25 तत्वों की हम बात करते हैं, ये 25 प्रिंसिपल हैं जिसपे पूरी एग्जिस्टेंस टिकी हुई है। ये एग्जिस्टेंस के बिल्डिंग प्रिंसिपल्स हैं, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स हैं, ये एग्जिस्टेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले प्रिंसिपल्स हैं, जिसको कि तत्व बोला जाता है। तो मानस भी एक तत्व है, और ये इंद्री है, ज्ञान की इंद्री है। ये कर्म की इंद्री भी है, सिर्फ ज्ञान की नहीं है, ज्ञान की भी है, कर्म की भी है, डबल फंक्शन वाली है। और इसके आधार पे, मानस के आधार पे हम तर्क करते हैं, रीजनिंग करते हैं, और रीजनिंग के आधार पे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हम इंद्रियों के आधार पे मान लीजिए किसी वस्तु का रूप देखते हैं, और किसी वस्तु की हम उसकी साउंड सुन लेते हैं, उसको टच करके देख लेते हैं, उसकी स्मेल देखते हैं, उसका टेस्ट देख लेते हैं। तो इनके माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये वस्तु क्या है। वस्तु की आइडेंटिफिकेशन, पहचान रीजनिंग के द्वारा होती है। रीजनिंग मानस का काम है।
तो मानस क्या करता है कि बाहर की पांच ज्ञान इंद्रियों से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, बाहर के पांच सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको प्रोसेस करता है रीजनिंग के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, और अपने मेमोरी में जाके चेक करता है कि ये क्या है, और फिर वो आइडेंटिफाई करके बताता है अरे ये तो ये है। उसने मान लीजिए मेरा फोटो देखा, तो आंखों से उसका इमेज लेगा और अपने अंदर की लाइब्रेरी में सारे इमेजेस से कंपेयर करेगा और फिर बोलेगा ये तो संजय है। और ऐसे वो आइडेंटिफिकेशन करता है। और अंदर जब वो अलग अलग इमेजेस देख रहा है तब वो रीजनिंग करता है और तर्क का प्रयोग करता है, लॉजिक लगाता है, एनालिसिस लगाता है, जजमेंट करता है कि ये क्या है। मानस का इतना ही काम है। तो मानस वो हमारा माइंड है जो अंदर और बाहर को जोड़ता है, बाहर का इंफॉर्मेशन अंदर लाता है, अंदर से इंस्ट्रक्शन देके बाहर काम कराता है। और ये बहुत ही वैरायटी के काम कर सकता है, और बाहर की दुनिया में भी बहुत ज्यादा काम करता है ये। और इसके जो वो तीन गुण हैं, जैसे कि हमने देखा कि प्रकृति के हर तत्व में तीन गुण होते हैं, सत्व रजस तमस। इसके जो तीन गुण हैं, इनकी वैरायटी सबसे ज्यादा है। मतलब इनमें इसमें जो सत्व रजस तमस के कॉम्बिनेशन बनते हैं वो मैक्सिमम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। इससे ऊपर जनरली कुछ कोई भी और तत्व ऑपरेट नहीं करता सत्व रजस तमस के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में। और क्योंकि इसको दोनों का बोल लीजिए कि ऑपरेशनल नॉलेज है, ज्ञान लेने का भी और इंस्ट्रक्शन देके काम कराने का भी, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञान की हो चाहे वो कर्म की हो, वो माइंड के साथ सिंक्रोनाइज सिंक्रोन सिंक्रोनोजाइ अरे मेरे क्या हो रहा है, सिंक्रोनो सिंक हाँ में, जी। तो मेरा शब्द निकल नहीं रहा है, सिंक में काम करती हैं, अलाइनमेंट में काम करती हैं। आउट ऑफ सिंक उनकी अगर सिंक्रोनोजाइजेशन, ये गड़बड़ मामला है मेरा। सिंक्रोनाइजेशन। नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है। अभी मेरे को डॉक्टर का ओपिनियन लेना पड़ेगा। मेरे ब्रेन में ट्यूमर है एक्चुअली, ओ। और ये उसका लगता है सिम्टम है, वो जो मेल फंक्शन हुआ मेरा वो शब्द का प्रोनाउंसिएशन। एनीवे, तो वो जो सिंक में जो काम करता है वो जरूरी है। अगर वो सिंक नहीं है तो अंदर और बाहर का तालमेल बिगड़ जाएगा। और वो जो इंटरफेस है, ये माइंड दोनों दुनिया के बीच का इंटरफेस है, जंक्शन पॉइंट है, दरवाजा है। वो दरवाजे का डोर कीपर ये माइंड है। ये माइंड तय करता है कि बाहर से किसको अंदर आने देना है और अंदर से किसको बाहर जाने देना है। तो ये क्रिटिकल फंक्शन है, ये हमारे पूरे सिस्टम का सिक्योरिटी हेड है। अगर हम बाहर से गलत विचारों को, गलत चीजों को ले लेंगे अंदर, तो हमारे अंदर का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए माइंड का बहुत बड़ा काम है। और सिमिलरली अंदर जो है वो बाहर जाके डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए माइंड कंट्रोल करता है कि किस सिचुएशन में, किस जगह पर, किन लोगों के बीच में, किस समय पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। अगर वो कंट्रोल में नहीं बोल पाता है, बाहर और अंदर को संतुलित नहीं कर पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है, इक्विलिब्रियम में नहीं रख पाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए कि जहां मेरे को भद्रता से बात करनी है वहां मैं अभद्र
भाषा का प्रयोग करूं तो हो सकता है जीवन भर की दुश्मनियां हो जाए, मार काट हो जाए। तो माइंड का सबसे क्रिटिकल फंक्शन यही है, अंदर और बाहर का बैलेंस, नियंत्रण, कंट्रोल, सिक्योरिटी, जैसा भी आप समझना चाहें। जब मानस एडवांस तरीके से हम डेवलप कर लेते हैं, तब हम एक स्क्रीन लगा लेते हैं, एक फिल्टर लगा लेते हैं। मान लीजिए बाहर हमने 10 बातें सुनी हैं, और शायद उसमें से हम एक ही बात को अंदर आने दें, बाकी 9 को बाहर ही छोड़ दें। जिनका ये फिल्टर, ये स्क्रीन ठीक से काम नहीं करता है, और वो 10 की 10 बातें अंदर ले लेते हैं, और मान के चलिए कि उनमें से 9 बातों में कुछ वायरस है, कुछ अनवांटेड चीज है, कुछ गलत ज्ञान है। तो वो क्या होगा, वो आपके अंदर जब आएगा, तब आपका जो अहंकार है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी चेक करना नहीं है, उसकी ड्यूटी उस पर सोचना है। चेक करने का काम मानस का है। तो अगर वो वायरस अंदर आती है, वो गलत शब्द या गलत ज्ञान या गलत फिलॉसफी अंदर आती है, या कुछ कमजोरी पैदा करने वाले थॉट अंदर आते हैं, कुछ लिमिटिंग थॉट्स अंदर आते हैं, तो हमको वो सीमित कर लेते हैं, हमको वो छोटे कर लेते हैं, हमारे एफिशिएंसीज को ड्रॉप कर लेते हैं, हमारे क्रिएटिविटी को खत्म कर लेते हैं, और हमारे फर्दर एवोल्यूशन पे ब्रेक लगा देते हैं। तो इसलिए मानस का अहम रोल है कि बाहर से अंदर अनवांटेड, अननेसेसरी, डिस्टर्बिंग नहीं आना चाहिए। एट द सेम टाइम अंदर से भी बाहर क्रोध में या लालच में या उस प्रकार के एक्शन नहीं होने चाहिए। इस पे किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, ये जो लास्ट लाइन आपने बोली कि क्रोध के और ये एक्शंस भी नहीं आने चाहिए, वो भी मनस का रोल है? ओके, वो पैदा होगा तो अहंकार में होगा, लेकिन जब बाहर जा रहा है तो बाहर का दरवाजे पे कौन खड़ा है? मानस खड़ा है। तो रीजनिंग कौन कर रहा है? मानस कर रहा है। तो मानस को वहां रीजन करके, तर्क लगा के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसको मैं जाने दे सकता हूं, इसको मैं नहीं जाने दे सकता हूं, और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। बट अगर वो अहंकार के लेवल पे ऐसे वाइब्रेशन रहेंगे, तो उसका अपना कुछ तो इम्पैक्ट होता ही होगा, वो बाहर जाए ना जाए। नहीं, अभी हम लोग सिर्फ अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अंदर बाहर क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और अंदर बाहर का फंक्शन कौन देख रहा है, कंट्रोल का, वो देख रहे हैं, वो मानस है। इसलिए मानस को इंद्री बोला जाता है। उसको भी सेंस करना पड़ता है। अगर वो सेंस नहीं करेगा, नॉन सेंस में काम करेगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अभी क्लियर है आपको? क्लियर है सर। ओके। माइंड पे किसी का और कोई सवाल, मानस पे, माइंड पे? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 28th कार्य का। ये कहते हैं कि जो इंद्रियां ज्ञान की हैं, इंद्रियां, उनका जो काम है वो
प्राइमरीली ऑब्जर्व करना है, देखना है। आवाज को आप देखते हैं, सुनते हैं, वो देखना है आवाज को। किसी पिक्चर को, किसी सीन को, किसी दृश्य को आप देखते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट का स्मेल लेते हैं, गंध लेते हैं, वो भी देखना है। ऐसे करके जितने भी पांच सेंसेस हैं वो देखने की प्रक्रियाएं हैं, और इसलिए मानस को कॉन्शियस माइंड बोला जाता है। यहाँ पे कॉन्शियसनेस का रोल है, यहाँ पे चेतना है, चेतना से ही ज्ञान है। अगर चेतना नहीं है तो वहां ज्ञान हो ही नहीं सकता। जब आप किसी चीज को देखेंगे तभी आपको उसका ज्ञान होगा। आपकी आंखें बंद हैं तो आपको क्या मालूम आप कौन से कमरे में हैं, लाइट जल रही है नहीं जल रही है, कहां पर हैं आप। अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि आप कुर्सी में हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंद्रियां कुछ बोल रही हैं आपको, कुछ दिखा रही हैं आपको, जिससे आपको मालूम पड़ रहा है कि आप कुर्सी पे बैठे हैं। अगर आपके पांचों इंद्रियों को स्विच की तरह बंद कर दिया जाए, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। फिजिकल वर्ल्ड में आप कहां पर हैं, स्पेस एंड टाइम में आप कहां पर हैं। आपका अवेयरनेस इंटरनल वर्ल्ड का हो सकता है, आपके अपने अंदर के विचार, आपके अंदर का, बोल लीजिए, भाव, आपका फीलिंग, इमोशन, ये सब बातें आपको पता चल सकती हैं। लेकिन बाहर के फिजिकल रियलिटी से आप कट ऑफ है, आपको मेंटल रियलिटी है। लेकिन ये भी जो मैं बोल रहा हूं, ये भी पार्शियल सत्य है, उसको हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद जब वो कारिका आएगी। एक्चुअली ये जो सेंसेस हैं हमारे, ये अंदर काम करते हैं, इसलिए हमको अंदर का पता चलता है। नहीं तो कैसे सेंस कर रहे हैं आप? आपको कैसे मालूम पड़ रहा है कि आपके अंदर थॉट आया? आपको कैसे मालूम चलता है कि आपके अंदर फीलिंग आया और वो फीलिंग क्या है? तो वहां भी तो कोई ना कोई कॉन्शियसनेस है जो देख रही है, जो पहचान रही है, जो आपको इन्फॉर्म कर रही है। और जिस आपको वो इन्फॉर्म कर रही है, उसमें भी तो कॉन्शियसनेस है कि वो इंफॉर्मेशन ले रहा है। ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? सर, प्रकृति में तो कॉन्शियसनेस नहीं है। प्रकृति में कॉन्शियसनेस नहीं है, ये बात आपकी सही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे एक अहम बात समझने वाली है, जो कि मैं कई बार बोला हूं, कि कॉन्शियसनेस पुरुष में है, लेकिन पुरुष बुद्धि के करीब में है, इसलिए बुद्धि मैग्नेटाइज हो जाती है पुरुष के कॉन्शियसनेस से। अभी लोहा अगर मैग्नेटाइज होता है पास में रखे मैग्नेट से, तो लोहा लोहा है, मैग्नेट नहीं है। तो बुद्धि बुद्धि है, प्रकृति है। लेकिन ऐसा समझने के लिए हम समझाते हैं कि देखो भाई, ये मैग्नेटाइज की तरह है। और ये अजम्पशन अगर आप लेते हैं कि ये सही है, तब उसके बाद बाकी की प्रक्रिया को समझने में सुविधा हो जाती है। क्योंकि आप और हम जो चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही रेयर नॉलेज है और बहुत ही हाई लेवल की नॉलेज है। आप अपना अध्ययन कर रहे हैं और वो अध्ययन करते करते आपको ये साबित होगा कि आप ही क्रिएटर हैं।
वो जो अहम ब्रह्मास्मि का जो स्टेटमेंट है वेदों का, वो आपके सामने साबित हो जाएगा और आपके अंदर उसका अनुभव चालू हो जाएगा। मैं इस पूरे प्रोसेस में धीरे धीरे क्यों चल रहा हूं? क्योंकि आपको मैग्नेटाइज होने में समय लगेगा। अगर मैग्नेटाइज होना ही होता क्षण भर में, तो हर कोई आज तक हो चुका होता। ये प्रोसेस में पूरे संस्कारों को निकालना पड़ता है। संस्कारों को निकालने के कई तरीके हैं। योग का तरीका है कंसंट्रेशन का, सांख्य का तरीका है ज्ञान का। क्योंकि अभी हम लोग सांख्य कर रहे हैं तो हम लोग ज्ञान मार्ग से जा रहे हैं, और ज्ञान मार्ग में हमारे ये 25 तत्व हैं। इन 25 तत्वों को समझते हुए जा रहे हैं कि इनका रोल क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या है। जैसे हमने कुछ देर पहले माइंड के फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस किया, और माइंड को हम इंद्री क्यों बोलते हैं। तो जब ये एक एक कंपोनेंट इस एग्जिस्टेंस का, एक एक प्रिंसिपल क्लियर होने लगेगा, तब आपको इस एग्जिस्टेंस के लॉज भी समझ में आएंगे। आपको ये भी समझ में आएगा कि एग्जिस्टेंस में मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। और फिर आप ही वो मैनिफेस्टेशन करेंगे, क्योंकि पुरुष आप ही हैं। तो जब हम ये बोलते हैं कि बुद्धि में इंटेलिजेंस है, बुद्धि का मतलब ही इंटेलिजेंस होता है, इंटेलेक्ट होता है। कहां से आया इंटेलिजेंस बुद्धि में? अगर प्रकृति में पुरुष नहीं होता है, वो बात सही है, दोनों अलग हैं, अलग तत्व हैं, मिक्स नहीं हो सकते आपस में। ये जितने भी तत्वों की हम बात कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सत्व रजस तमस की। पुरुष में तो गुण होते ही नहीं है, प्रकृति में गुण होते हैं, अब कैसे मिक्स होंगे? नहीं हो सकते। पुरुष हमेशा अलग रहेगा, प्रकृति हमेशा अलग रहेगी। तो जो बुद्धि बनी है मूल प्रकृति से, वो हमेशा पुरुष से अलग रहेगी। लेकिन अलग होते हुए भी इन्फ्लुएंस होती है। जैसे पुरुष देख के बदलाव लाता है, पुरुष के देखने से क्रिएशन चालू होती है। देखने से कैसे चालू हो सकती है? आप गाड़ी को जाकर देखिए, गाड़ी चालू हो जाएगी। हाँ, आप अपने कमरे में घुस के लाइट को देखिए, लाइट ऑन हो जाएगी। तो पुरुष कैसे करता है? क्योंकि पुरुष वो प्योर स्टेट है जिसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, जिसको ना कोई फॉर्म, ना कोई रंग, ना कोई कोई गुण नहीं है। वो एक अलग एंटिटी है, एक अलग एग्जिस्टेंस है। हमको उसके बारे में कभी बोला नहीं गया, समझाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो हाईएस्ट स्पिरिचुअल ज्ञान है। तो ये सांख्य कहां से आया? सांख्य वेदों से आया। योग कहां से आया? योग वेद से आया। तो जो ये 6 दर्शन शास्त्र हैं, और सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशेषिका, ये सब के सब वेद से हैं। मतलब एक ही सोर्स से निकले हुए 6 अलग अलग फिलॉसफी हैं, और 6 की 6 सही हैं। तो वो मीनिंग निकाली गई है। अभी मैं आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाऊं और 6 लोगों को बोलूं, क्या दिखता है? दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन की बात हो रही है, क्या दिख रहा है? देखता कौन है? पुरुष देखता है। तो क्या दिख रहा है उसका आप वर्णन करेंगे,
और उसके कारण में जाएंगे, उसके कारण में जाएंगे, उसके कारण में जाएंगे, तो आपको जाके अंत में पुरुष पे ही रुकना पड़ेगा, और कहीं रुक ही नहीं सकते आप। और चालू आप कहां से करेंगे? दुनिया से करेंगे। क्यों? आप दुनिया में पैदा हुए हैं, आंखों से आपने अपने माँ को देखा, तो आपकी पहली जो एक्सपीरियंस है वो देखने की है, सुनने की है, इंद्रियों की है। और उसके माध्यम से आपने देखना चालू किया, आपने दुनिया का दर्शन चालू किया। लेकिन ये दर्शन शुरू कहां से हुआ? तो पता चलता है कि किसी ने बनाई दुनिया को। कैसे बनी, किसने बनाई, कहां बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, इस तरीके से क्यों बनाई? जब ये सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पंचमहाभूत हैं, 5 प्रकार के अलग अलग है। धरती को आप पानी नहीं बना सकते, पानी को आप धरती नहीं बना सकते, पानी को आप अग्नि नहीं बना सकते, अग्नि को आप वायु नहीं बना सकते, वायु को आप आकाश नहीं बना सकते। ये अलग अलग तत्व हैं, उनका एक सीक्वेंस है, इनका एक फ्लो है, ये एक ऑर्डर में आते हैं। क्रिएशन एक ऑर्डरली प्रोसेस है, रैंडम नहीं है। तो उस ऑर्डरली प्रोसेस का जानकारी देखने से ही मिलेगा, इंद्रियों से ही मिलेगा, और कहां से मिलेगा? तो उन इंद्रियों को देखते हुए जो दिख रहा है उसको समझते हुए, उस पे तर्क लगाते हुए, उस पे ध्यान करते हुए हम धीरे धीरे खोजते 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 अंदर जाते हैं। वेद की बात क्यों हो रही है? क्योंकि वेद को बोला जाता है कि वो रेवलेशंस हैं, वो ऋषि मुनियों को आप बोल सकते हैं कि अंदर का ज्ञान आया है, उनके ब्रह्म ज्ञान का हिस्सा है। कई बार तो हमको मालूम भी नहीं कौन से ऋषि ने क्या बोला। इसलिए वो स्टार्टिंग पॉइंट मानी जाती है। बुद्ध ने क्या किया? उसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं माना, उसने अपना ज्ञान निकाला, तो उसका वो अलग दर्शन शास्त्र बन गया जो वेद पे आधारित नहीं है। जैनियों से भी ऐसा ही हुआ, और उनका अपना एक दर्शन शास्त्र आ रहा था, वो उसको मानते हैं, तो वो वेद पे आधारित नहीं है। चारवाक ने भी वही किया, तो वो वेद पे आधारित नहीं है। तो जो दर्शन शास्त्र ईश्वर को क्रेडिट देते हैं दुनिया बनाने का, और हर चीज को क्रिएट करने का, वो सारे अ, वैदिक दर्शन शास्त्र हैं, जिसमें कोई एक ऐसा तत्व है जो बनाता है। लेकिन बुद्ध ने बोला कि बना बनाया है, जैन धर्म भी यही बोलता है बना बनाया है, चारवाक भी यही बोलता था। बोले क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या चित्त, क्या बातें कर रहे हो, कहां पर है ये सब, दिखाओ तो। मेरे को प्रत्यक्ष दर्शन करना है तुम्हारे ईश्वर का, दिखाओ। नहीं दिखा सकते तो बात मत करो, मैं भी मनगढ़ंत बहुत बातें बोल सकता हूं तुमको। अब वो वैदिक पंडित, वैदिक ब्राह्मण चुप हो गए, बोले बात तो सही है। और चारवाक बोलता है कि आप कहते हो सबसे प्रथम प्रमाण सही ज्ञान का प्रत्यक्ष है, जो आंखों से दिखता है वो सच है। प्रत्यक्ष के बाद सेकंड डिग्री पे, सेकंड लेवल पे आता है अनुमान, लॉजिकली जिसको हम पता लगाते हैं। थर्ड लेवल पे आता है वेद। तो मैं वेद को क्यों मानूं? वो तो थर्ड है। मैं फर्स्ट को मानता हूं, प्रत्यक्ष, जो तुम्हारे वेद में लिखा है मेरे को दिखाओ। अब कौन कौन चित्त दिखा सकता है, कौन मन दिखा सकता है, कौन अहंकार दिखा सकता है, कौन पुरुष दिखा सकता है, कौन मूल प्रकृति दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। तो बोला अब चुप हो जाओ, लोगों में गलत बातें मत फैलाओ।
तुम अपना धंधा बढ़ाने के लिए बैठ के वेद वेद कर रहे हो, कोई काउंटर करने के लिए जवाब ही नहीं है। तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली चार्वाक को दर्शन शास्त्र माना, क्योंकि बात सही है, उसने इन्हीं का लॉजिक इन्हीं के ऊपर दिया। और सांख्य की भी बात सही है। सांख्य कहता है ईश्वर क्यों चाहिए, पुरुष ही बना रहा है, तो जबरदस्ती का पुरुष का बॉस क्यों बिठा रहे हो किसी को, जरूरत नहीं है, सिस्टम को सिंपल रखो। आप जब योग सूत्र पढ़ेंगे उसमें 26 तत्व हैं, 26वां तत्व ईश्वर का है, बाकी 25 सांख्य के हैं। सांख्य पढ़ेंगे तो उसमें भी उसमें 25 ही तत्व हैं, 26वां तत्व है नहीं। और दोनों सेम क्रिएशन की बात कर रहे हैं, सेम क्रिएशन को प्रूव कर रहे हैं। तो जब 25 में क्रिएशन बन जा रही है तो 26 में को जबरदस्ती क्यों घुसाया जाए, इसका जवाब नहीं। तो कुछ लोगों ने बैलेंस किया, अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारी भी बात सही है, तुम्हारी भी सही है, ठीक है ईश्वर रख लेते हैं, लेकिन पुरुष भी रख लेते हैं, मूल प्रकृति भी रख लेते हैं, अभी तो खुश हो। तो उसने ईश्वर रख के दूसरों को खुश कर लिया, मूल प्रकृति और पुरुष रख के इसको खुश कर लिया। तो कुछ दर्शन शास्त्र बीच के निकल के आए। दर्शन शास्त्र का पर्पस क्या है, आपको दर्शन कराना आपका, और आपको आपके अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराना। तो जब तक आप समझेंगे नहीं कि आपके अंदर के तत्व क्या है, तब तक होगा नहीं। अभी हम मान लेते हैं कि बुद्धि के अंदर पुरुष का तत्व दिखता है, मैग्नेटाइज्ड बुद्धि है। तो अगर बुद्धि मैग्नेटाइज्ड है तो हम बोल सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म है, ये उसका खुद का नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि बुद्धि में जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल है, वो ओरिजिनल इंटेलिजेंस नहीं है। ओरिजिनल इंटेलिजेंस सिर्फ पुरुष के पास है। और पुरुष कहां है, पुरुष मूल प्रकृति के भी बाहर है। अगर आप ये मान के चले कि आप आकाश में बिल्कुल ऊपर है, आपके नीचे एक बड़ा सा गोल बॉल है, ट्रांसपेरेंट, जो आपको नहीं दिख रहा है, धरती से नहीं दिख रहा है, लेकिन पुरुष को दिख रहा है, क्योंकि पुरुष जो है वो मूल प्रकृति से भी सूक्ष्म है। मूल प्रकृति में तो फिर भी रजस है, सत्व है, तमस है, एक्टिव नहीं है तो क्या हो गया, है तो। पुरुष में तो वो भी नहीं है, तो पुरुष उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, और पुरुष को देखना आता है, प्रकृति को तो देखना नहीं आता है, अंधी है। तो वो पुरुष ऊपर से इस मूल प्रकृति को देख रहा है, उसके गोल बॉल को देख रहा है, उसके अंदर अनंत संभावनाएं देख रहा है। मान के चलिए वो बड़ी सी बॉल है, उसमें छोटे छोटे खांचे बने हुए हैं, हर खांचे में एक चॉइस है, एक ऑप्शन है, एक पॉसिबिलिटी है। अब पुरुष जिस खांचे को, जिस पॉसिबिलिटी को देखता है, वो अंदर की तरफ निकलती है, और अंदर जाके एक और बॉल बनाती है। मूल प्रकृति तो वो बॉल है जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन अनंत है, हमेशा के लिए। लेकिन उसके अंदर अब जो अगला बॉल बन रहा है पुरुष के देखने के कारण, वो बुद्धि का बॉल है। अब वो दिख रहा है क्योंकि वो व्यक्त हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, तो वो भी बड़ा है, विराट है। उसमें क्या है, उसमें उसके अंदर के क्रिएशन का प्लान है। अब प्लान तो ठीक है, प्लान तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके नीचे एक और बॉल है, जो बुद्धि बनाती है वो अहंकार है। अहंकार को डिजाइन दे दिया गया है, अहंकार को अथॉरिटी दे दिया गया है, अहंकार को रिसोर्सेस दे दिया गया है, बोले बनाओ और मेरे को रिपोर्ट करो क्या बनाया। वो अहंकार बनाता है,
पहले अंदर वो सब्जेक्ट बनाता है कि देखेगा कौन अंदर, और क्या देखेगा, ये दोनों बनाता है। तो वो सात्विक जगत भी अंदर बनाता है, तामसिक भी बनाता है। तामसिक जगत में तन्मात्राएं पंचमहाभूत बनाता है, सात्विक जगत में मानस ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय बनाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाता है। जब बन जाता है तो ऑब्जेक्ट जो बनता है, तन्मात्राएं पंचमहाभूत बनाती हैं, उसको ज्ञान इंद्रियां उठाती हैं, लाके अहंकार को दिखाती है, अहंकार बुद्धि को दिखाता है, वो चेक होता है क्या ब्लूप्रिंट गया और क्या बन के आया। अगर सही बनता है बुद्धि को आनंद आता है, सबको बोलता है वेरी गुड वेरी गुड। पुरुष भी देखता है, बोला हाँ यार, जो मैंने पॉसिबिलिटी चुनी थी बुद्धि ने वही बनाई है। तो ये पुरुष कौन है, कहां है ये पुरुष? ये आपका पुरुष है, आप है। हम सबके साथ एक पुरुष टैग किया हुआ है। जैसे आधार कार्ड सबका इंडिविजुअल टैग किया हुआ है, वैसे हम सबका एक पुरुष हमारे साथ टैग किया हुआ है। अनंत काल के लिए वो चलेगा हमारे साथ। वो चलेगा गलत है। हम अलग अलग शरीर बनाते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे अपने उस पुरुष के लिए जो हम अनंत काल से है, अनंत काल में रहेंगे। और ये मूल प्रकृति में सारे पुरुष आएंगे, अपना अपना खांचा देखेंगे, अपना अपना चॉइस करेंगे, जिसको देखेंगे वो उनके लिए सत्य होगा। और ये बुद्धि, ये अहंकार, ये मानस सबके एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होंगे। आपका अहंकार अलग है, मेरा अलग है, लेकिन मैं जो बना रहा हूं, आप जो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने साथ में कुछ शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ कॉमन है। अलग अलग होते हुए भी ये मिले हुए हैं। अगर हमको इनका मिला हुआ दिखेगा और उसमें हमको अलगाववाद दिखेगा, तो हमारा जीवन पूरा कॉन्फ्लिक्ट से भर रहेगा। मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान हो, यही चलता रहेगा। लेकिन अगर इस अलगाववाद से ऊपर उठ के मेरा दर्शन अगर ऊपर की सच्चाई का दर्शन कर रहा है, तो मेरे को मूल प्रकृति दिखेगी, मेरे को उसका पुरुष दिखेगा, मेरे को अपना पुरुष दिखेगा, और मेरे को समझ में आएगा उसके पुरुष और मेरे पुरुष में कोई फर्क ही नहीं है। मेरे को समझ में आएगा कि उसकी मूल प्रकृति और मेरी मूल प्रकृति एक ही है। वो नीचे जाते जाते झगड़े हो गए। क्यों? क्योंकि नीचे जाते जाते किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, किसी की नहीं हुई। जिसकी भ्रष्ट हुई वो अलग अलग देख रहा है, जिसकी नहीं हुई वो एक देख रहा है। तो ये जो दर्शन है, ये दर्शन शास्त्र सिखाता है, समझाता है, देता है। वेद के बेसिस पे 6 तरीकों से आप देख सकते हैं। लेकिन इस देश में वेदांत पॉपुलर हो गया, इस देश में गीता पॉपुलर हो गई। गीता दर्शन शास्त्र नहीं है, और गीता ओरिजिनल भी नहीं है। जो ओरिजिनल लिखी गई, जो कहते हैं कि वेद व्यास ने 116 श्लोक लिखे, उसके बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने उसमें 50 जोड़े और उस गीत को भगवत गीत किया, नाम चेंज किया। उसके बाद और ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने तरफ से 536 श्लोक जोड़े। वो अभी क्लियरली मालूम नहीं है वो कौन लोग थे, और वो 701 की बन गई। तो ऐसा नहीं है कि उसके श्लोक गलत हैं, वो अपने आप में सही हैं, लेकिन उनका उसका जो संग्रह है वो दर्शन शास्त्र का नहीं है। वो कलेक्टिवली दर्शन नहीं देती है, वो आपको ज्ञान देती है, वो आपको धर्म सिखाती है। वो धर्म शास्त्र है, वो धर्म युद्ध के जगह पर दी गई।
कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का ज्ञान दिया। दर्शन शास्त्र वो है जो आपको टोटैलिटी में कंप्लीट सारे तत्वों का ज्ञान दे, गहराई तक। गीता में सब कुछ है। गीता एक मॉल की तरह है, स्पिरिचुअल मॉल है, आपको सब मिलेगा। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका वेदांत से प्रभावित है। वेदांत क्या है? जो उपनिषद है वो वेदांत के सोर्स है। वो वेद से है वो भी, लेकिन वो एंड पोर्शन है। उसमें जनरली कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में या गुरु शिष्य के बीच में। तो कपिल मुनि ने क्या किया कि पूरे चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड फिजिक्स की तरह प्रेजेंट किया है, एक पीएचडी के थीसिस की तरह प्रेजेंट किया है। जो हम ये ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिकाएं पढ़ रहे हैं, ये एक किस्म के फिजिक्स की पीएचडी की थीसिस है। और ये आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देती है जो बाहर कुदरत में हो रहा है। तो आप, आपके मन में कोई प्रश्न आएगा, ये आपको उत्तर देगी। अब आप उत्तर को माने या ना माने वो आपके ऊपर है, लेकिन इसका काम है आपको उत्तर का दर्शन कराना, आपके प्रश्न के उत्तर का दर्शन कराना, ताकि आपको आपके ओरिजिन के बारे में मालूम पड़े, आपका ट्रुथ क्या है वो आपको मालूम पड़े, उसका आप प्रयोग करें। आपको जब आपके बारे में ट्रुथ मालूम पड़ता है, जब आपकी अज्ञानता मिट जाती है, तब आपके सारे दुख मिट जाते हैं और आप नीचे से उठकर ऊपर आते हैं, तामसिक जगत से, राजसिक जगत से सात्विक जगत तक आते हैं। फिर सात्विक जगत से ऊपर उठ के आप मूल प्रकृति तक आते हैं, फिर उसके ऊपर पुरुष में निकल जाते हैं। पुरुष तक आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा अंदर नहीं जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। वो मूल प्रकृति हमेशा मौजूद है। किसके लिए मौजूद है? और अगर आपको एक ही बार जाना है तो मूल प्रकृति अनंत काल के लिए क्यों मौजूद है? बेवकूफ है। आप अनंत काल के लिए रह सकते हैं नीचे प्रकृति में, कोई मना ही नहीं। आप 10 बार जाइए, 100 बार जाइए, 1000 बार जाइए, जिस चीज का भोग करने का इच्छा हो जाइए। वो इच्छा की जगह है जहां आपके डिजायर पूरे होंगे। लेकिन डिजायर प्रकृति में होते हैं, पुरुष को नहीं होते हैं। पुरुष उस मैसिव स्फीयर जो है मूल प्रकृति का, जिसमें हजारों लाखों अरबों खरबों बॉक्सेस है, हर बॉक्स में एक चॉइस है या एक पॉसिबिलिटी है, वो जिसको देखता है देखते ही वो एक्टिवेट हो जाती है और वो संस्कार के रूप में निकलती है, वहां से जाके बुद्धि पे बैठती है। बुद्धि मैनिफेस्टेड है, मूल प्रकृति अनमैनिफेस्टेड है। अनमैनिफेस्टेड में जब वो पुरुष देखता है तो वो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस आरंभ होता है और वो संस्कार बनता है बुद्धि में। बुद्धि से वो निकलता है, वासना बनती है अहंकार में, वासना से वो निकलती है, अहंकार से निकलती है, तन्मात्राएं बनती है। उसको तो फिजिकल बनना है, तो फिजिकल तो वो बनेगा जो फिजिकल इंद्रियां पहचान पाए। इसलिए वो साउंड, टच, फॉर्म और टेस्ट, स्मेल, उसके अनुसार, उसके आधार पे, उसके बेस पे, उसके फाउंडेशन पे वो पंच महातत्व बनते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश क्या है? एक्सट्रीमली सात्विक स्टेट है। पृथ्वी क्या है? एक्सट्रीमली तामसिक स्टेट है। अग्नि क्या है? एक्सट्रीमली राजसिक स्टेट है। तो आकाश और अग्नि के बीच में क्या है? सात्विक राजसिक। ये कौन है? वायु। और अग्नि और पृथ्वी के बीच में क्या है? राजसिक तामसिक। ये कौन है? जल। तो कंप्लीटली सिस्टमैटिकली ये पूरी क्रिएशन की एक्सप्लेनेशन है।
अब जो ज्ञान इंद्रियां, जैसे हमने देखा, सारे उस पे आधारित है, ऑब्जर्वेशन पे। लेकिन जो कर्म इंद्रियां हैं वो ऑब्जर्वेशन पे आधारित नहीं है, वो एक्शन पे आधारित है। तो स्पीच क्या है? एक्शन है, मुंह से बोलना, मुंह के मैकेनिज्म से बोलना, जीभ का भी काम है, गले का भी काम है, हवा भी निकल रही बाहर उसका भी काम है। फिर मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब आपको चीज, किसी चीज को हिलाना डुलाना है, कूदाना है, हाथ चाहिए, हाथ से वो एक्शन होता है। आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो आपको पैर चाहिए, पहले पैर चाहिए। अगर गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी में बैठने के लिए, गाड़ी तो आपके बेडरूम में नहीं आएगी, चल के जाना पड़ेगा। और फिर वहां भी उतरेंगे तो गाड़ी से ऑफिस जाएंगे तो चल के जाना पड़ेगा। साइकिल चला के जाएंगे तो चल के जाना पड़ेगा। कहीं प्लेन से उड़ के जाएंगे तो भी एयरपोर्ट तक तो जाना पड़ेगा चल के। अंदर सिक्योरिटी में, चेक इन में, प्लेन का बोर्डिंग तो ना गाड़ी में करेंगे। तो वो एक्शन जो पैर करते हैं लोकोमोशन के लिए, वो भी एक कर्म इंद्रिय है। उसके बाद एक्सक्रीशन, जो खाया है उसको निकालना पड़ता है, जो पिया है उसको निकालना पड़ता है, जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर इजेक्ट करते हैं, वो भी एक एक्शन है। और आप बोल लीजिए कि रिप्रोडक्शन या ग्रेटिफिकेशन, वो भी एक एक्शन है। तो ये 5 प्रकार के एक्शन है। अभी हमको 3 इंटरनल ऑर्गन है। कौन से हैं? एक है बुद्धि, एक है अहंकार, एक है मानस। इन तीनों के अपने अपने फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। कभी कोऑर्डिनेशन में करते हैं, कभी इंडिपेंडेंट करते हैं। वो देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन में कब करते हैं और इंडिपेंडेंट कब करते हैं। तो जितना आप इसका ज्ञान लेते रहेंगे, पीते रहेंगे, डाइजेस्ट करते रहेंगे, आपको अपनी मशीनरी समझ में आएगी। और आपको धीरे धीरे अपनी लिमिटेडनेस से अनलिमिटेडनेस समझ में आएगी। और जैसे जैसे आपको ये समझ में आएगी, आपके अंदर बदलेगा। तो क्या बदलेगा? आपकी बुद्धि बदलेगी अंदर, आपका अहंकार बदलेगा, आपका मानस बदलेगा। तो अहंकार जब बदलेगा, बदलेगा मतलब ट्रांसफॉर्म होगा, इंप्रूव होगा, तो आप जो तन्मात्राएं बना रहे हैं वो भी इंप्रूव होंगी, उनकी क्वालिटी, उनका स्केल। जो पंचमहाभूत बन रहे हैं वो भी इंप्रूव होगी, उनकी क्वालिटी, उनका स्केल, उनकी क्वांटिटी। तो आपकी दुनिया की साइज बढ़ने लगेगी, उसकी क्वालिटी बढ़ने लगेगी। और क्योंकि अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो मानस भी उस हायर डिग्री की क्वालिटी को देख पाएगा, उस हायर डिग्री के क्वालिटी को और क्वांटिटी को अंदर ला पाएगा। उसका काम है बाहर से अंदर लाना। अब वो जो, मान लीजिए आप इस माध्यम से, इस साइकिल से अपने आप को बेटर एंड बेटर कर रहे हैं, तो जो अंदर आ रहा है वो आपको और बेटर करेगा। बाहर जो बनेगा वो और बेटर होगा। अब वो अंदर जब आएगा तो और बेटर आएगा, अंदर जो है वो और बेटर होगा। तो आप एक लैडर चढ़ने लगेंगे प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन की। और जैसे जैसे आप ऊपर जाने लगेंगे, आपकी प्रकृति के ऊपर कंट्रोल बढ़ने लगेगी, आपके जीवन से दुख निकल जाएगा, आपके जीवन में घटनाओं को आप कंट्रोल करेंगे, रिजल्ट्स को आप कंट्रोल करेंगे।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके हाथ में जो लॉटरी की टिकट होती है वही टिकट खुलती है। ऐसा नहीं है कि वो छानबीन करके रिसर्च करके एक पर्टिकुलर नंबर का टिकट लेके आते हैं, मिलता नहीं है लॉटरी का टिकट वैसे। जो काउंटर पे है या जो आपने ऑनलाइन लिया है, लिमिटेड चॉइस में मिलती है। ऐसे लोग हैं जिनको 7 बार 10 बार एक साथ लॉटरी लगी है। आप किसी किसी क्लब में या ओकेजन्स पे देखेंगे कुछ लोग हाउसी में ज्यादा जीतते हैं और कुछ लोग जीतते ही नहीं है। तो आपका जो मेंटल स्टेट है वो तय करता है आपका वर्ल्ड का स्टेट, आपके हेल्थ का स्टेट, आपके रिलेशनशिप का स्टेट। सब अंदर से कंट्रोल है। मास्टर कंट्रोल रूम आपके अंदर है। और उसका जो डैशबोर्ड है उस पे आपको तीन चीजों को देखना है: रजस कितना है, सत्व कितना है, तमस कितना है, बस। तमस को गिराइए, रजस को गिराइए, सत्व को पीक पे रखिए। इतना ही सिंपल है। या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, वरना फिर यहीं क्लोज करेंगे। समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए, मैं समझाता हूँ, मैं फिर दूसरे लैंग्वेज से समझाऊं। यहाँ सबको समझ में आ गया तो वही बोलिए कि समझ में आया। सर, हाँ बोलिए। जब आप कह रहे हैं कि मनस में भी कॉन्शियसनेस है, तो वो जैसे बुद्धि से मैग्नेटाइज होके उसका कुछ पोर्शन या इफेक्ट हम बोलेंगे अहंकार में और मनस में आएगा, और हमारी ज्ञान इंद्रियों में भी आएगा, क्योंकि सेंसेस में भी कॉन्शियसनेस है। आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं पहले। एक तो ये पार्ट क्लियर करिए, और दूसरा ये पार्ट था कि मनस हम बोल रहे हैं कि जब अहंकार तमस में होता है तब ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड क्रिएट, सॉरी, सब्जेक्टिव वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है जब सात्विक है, हम्म। और मनस क्रिएट हो रहा है। बट हम्म। अभी आपने ये भी बोला कि मनस में सबसे ज्यादा सत्व तमस और रजस का कॉम्बिनेशन होता है, इंटरप्ले। मानस में सबसे ज्यादा। सत्व रजस और तमस का कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हाँ। हाँ तो अभी इसको पहले क्वेश्चन को आप क्या आंसर करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि बुद्धि पैदा कर रही है अहंकार को। अहंकार पैदा कर रहा है मानस को। तो अगर बुद्धि में मैग्नेटाइज्ड कॉन्शियसनेस है तो अहंकार में क्यों नहीं आएगा वो, और मानस में क्यों नहीं आएगा वो, हम्म। और इंद्रियों में क्यों नहीं जाएगा वो, सब जगह जाएगा। ओके। ये हो गया पहला। दूसरा ऐसा है कि हम्म। जितना, जैसे आप कहते हैं ना, जितना हमारा पाइप क्लियर होगा उतना हम्म। हमें कॉन्शियसनेस, वो फ्लो अवेलेबल होगा। फ्लो अवेलेबल होगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि सारी इन्फिनिट एनर्जी का, सब पॉसिबिलिटीज का फ्लो तो ऊपर मूल प्रकृति और पुरुष से आ रहा है। तो हम्म। अ, मेरा जो ये चित्त है, हम्म। ये अहंकार और मनस, हम्म। इसमें जितनी प्योरिटी होगी उतना ही मेरे को फ्लो और डाउनलोड वहां से मिलेगा ना। नहीं आपको ओके, ये डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है उस एनर्जी का।
ठीक है। अगर आपको उस एनर्जी का प्रयोग करके फिजिकल वर्ल्ड में उसको लाना है तो एक अलग पर्पस हो गया। हम्म। और अगर आपको उस फिजिकल वर्ल्ड से दूर जाना है, एग्जिट करना है मोक्ष की तरफ। मोक्ष की तरफ, वो अलग डायरेक्शन हो गया, हाँ। ऑपोजिट डायरेक्शन हो गए। हम्म। हाँ, तो अभी इस नॉलेज के बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछिए। तो अगर मुझे मोक्ष की तरफ जाना है, हाँ। मुझे रिवर्स जर्नी करनी है, हाँ। मतलब तो अगर पुरुष से और मेरी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, हाँ। तो वो पुल स्ट्रांग होगा और मैं मतलब चाहे हमें आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ करना है, चाहे हमें मोक्ष की तरफ वापस की जर्नी करनी है, हमारे जो बुद्धि के लेवल पे हमारा पुरुष से कनेक्टिविटी होगी, उस पे डिपेंड करेगा हम कितनी जल्दी मटेरियलाइज कर पाते हैं उसको। नहीं, मेरे ख्याल से आपके थॉट प्रोसेस में कुछ कंफ्यूजन हो गया है। अच्छा। नॉलेज लेफ्ट राइट प्लेस हो गया है। देखिए, ऐसा है कि एनर्जी का फ्लो जब बाहर आता है हम्म। तब वो बाहर फिजिकल रूप लेगा। हाँ। और जहां से आता है वहां इन्फानाइट है हम्म। ना। हम्म। अगर आप इन्फानाइट में से इन्फानाइट भी निकाल लेंगे तो भी वहां इन्फानाइट रह जाएगा। राइट। ओके। तो जिनको फिजिकल वर्ल्ड में बड़े काम करने हैं वो इसका प्रयोग करते हैं दुनिया में बदलाव लाने के लिए, बड़े एम्पायर्स खड़े करने के लिए, नई सिविलाइजेशन बनाने के लिए, या अपने देश के अंदर बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए। मतलब जहां पे मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ता है वो स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में लाई जाती है। ठीक है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी बनती है, फिर फिजिकल एनर्जी बनती है। तो वो एक प्रोसेस है। हम्म। अच्छा, जब आपको बैक जाना है तो आपको हल्का होना है। तो हल्का होने के लिए आपको फिजिकल वर्ल्ड से डिटैच होना पड़ेगा, इंद्रियों से डिटैच होना पड़ेगा। और वो डिटैचमेंट जनरली इजी नहीं होती है। या तो आप ज्ञान के मार्ग से, या भक्ति के मार्ग से, या तपस्या के मार्ग से आप करेंगे। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप नाम का जाप कर रहे हैं, आपने पुरुष को एक नाम दे रखा है और वो नाम का जाप कर रहे हैं, और वो नाम के अंदर में जो निर्गुण है उसका आपको अभ्यास है, एहसास है, और वो दिमाग में बैठ रहा है, बैठा हुआ है आपके। तो वो नाम जप करके भी आप निकल जाएंगे। मतलब हल्का होते रहना है। अभी आपके पास, आपके दिमाग में ज्ञान है कि ये सही ज्ञान है, तो वो ज्ञान को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये गलत ज्ञान है, उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जितनी मेमोरीज हैं आपकी उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। जितनी इमेजिनेशन है आपकी उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। नींद के समय आप जो तामसिक स्टेट में चली जाती हैं, आपको होश ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है, वो स्टेट भी छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ते 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 आदमी निकल जाता है ऊपर। यहाँ डिटैचमेंट से, वैराग्य से निकल जाता है ऊपर। यहाँ इंद्रियों को छोड़ के, डिटैच होके आदमी हल्का होके निकल जाता है ऊपर। जैसे सांख्य में हम लोग बात कर रहे थे कि इंटेलेक्ट में, बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि सुपरवाइजर है हमारी दुनिया की, फिजिकल मैनिफेस्टेड वर्ल्ड की। तो उसमें अज्ञानता ये सब दुख देती है, ईगो, लाइक डिसलाइक, फियर, पहले उसको छोड़ना पड़ता है। उसके बाद में हमारे इंद्रियों में डिसेबिलिटी रहती है, उनको घटाना पड़ता है। फिर हमारे अंदर में डिसकंटेनमेंट रहता है, उसको छोड़ना पड़ता है। फिर हमारे अंदर में कुछ सक्सेस को लेके रॉन्ग प्रैक्टिसेस, रॉन्ग बिलीव्स रहते हैं, परफेक्शन को लेके, सक्सेस को लेके, उनको छोड़ना पड़ता है। उसके बाद हम कंटेनमेंट में आते हैं। कंटेनमेंट के भी कई तरीके हैं, उन सबको हमको
लेना पड़ता है, फिर हमको अल्टीमेट नॉलेज पे जाना पड़ता है। अल्टीमेट नॉलेज क्या है? सांख्य है। जब हम सांख्य कर रहे हैं तो सांख्य है। तो सांख्य के भी चार पांच तरीके हैं जिससे नॉलेज लिया जा सकता है। फिर उसके बाद हमको आनंद का एहसास होता है, फिर उसके बाद हमको मोक्ष का दरवाजा खुलता है, हम निकल जाते हैं। तो जब तक आप इस सृष्टि के अंदर भोग कंप्लीट नहीं करेंगे, पूरा ज्ञान नहीं लेंगे, संपूर्ण आनंद की अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, तब तक एग्जिट नहीं है। हम्म। अभी इससे आपके जो सवाल आपके मन में आ रहे थे उनका जवाब आता है आपको कि नहीं आता है? सर आपने बहुत बार ये पूरा फ्लो समझाया है। नहीं, वो समझाया ठीक है, मैं भी जानता हूं। मेरा जो क्वेश्चन है उसका उत्तर दीजिए कि आपके क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। हम्म, मुझे ये लगा कि हमारी रिटर्न जर्नी में भी हम्म। जो भी आप मार्ग बोल रहे हैं, नाम जप है, तपस है, योग है, सांख्य के मार्ग से है, हम्म। ज्ञान के मार्ग से है, तो उसमें हमारे लिए हमारा पाथ इजी होगा अगर हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग है पुरुष के साथ। तो वो मुझे लगा कि जो आपने एक पॉइंट बोला कि चाहे हम नाम जप भी कर रहे हैं, तो हम्म। अगर हमारा हमने वो निर्गुण रूप को बांधा हुआ है मन में, हम्म। तो हमारा उससे कनेक्शन और वहां से जो पुल होगा उससे हम शायद रिटर्न जर्नी इजीली कर पाएंगे। नहीं, देखिए, आप एक फंडामेंटल मिस्टेक कर रही है यहाँ पर। ओके। मोक्ष सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। हम्म। प्रकृति सबको मोक्ष देगी। बट उसके लिए हमें ये प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप मेरे को वो बोल लेने दीजिए। हम्म। प्रकृति सबको मोक्ष देगी, ठीक है। अब मान लीजिए प्रकृति के या माँ के गर्भ में एक बच्चा आया, और 5 दिन हुए, 2 दिन हुए, या 7 दिन हुए, तो माँ तो उसको पालती है, और 9 महीना है जो भी समय है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि माँ भी उसको निकालना चाहती है और बच्चा भी निकलना चाहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बच्चे की एक साइज की लिमिटेशन है। हम्म। उसके ऊपर साइज जाएगी तो उसके लिए दिक्कत है अंदर, तो माँ के हम्म। लिए भी दिक्कत है। हम्म। तो वो लेबर पेन्स कब चालू होते हैं? जब सिचुएशन ऐसी है कि ए और बी, और दोनों ए एंड बी रेडी हो गए, निकलो बाहर। और फिर प्रेशर लगा के, पूरा जोर लगा के वो प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। उसी तरीके से पुरुष भी निकलना चाहता है, प्रकृति भी निकालना चाहती है, ऐसी अवस्था आती है। इस एनालॉजी से आप इंडिकेटिवली समझ सकते हैं, हम्म। ठीक है। तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन है। एक एक्सप्लेनेशन है, वो भी एनालॉजी वाली एक्सप्लेनेशन है, कि पुरुष को दिखता है, प्रकृति को नहीं दिखता है, क्योंकि पुरुष में कॉन्शियसनेस है, प्रकृति में कॉन्शियसनेस नहीं है। हम्म। अच्छा, लेकिन पुरुष चल नहीं सकता है, एक्शन नहीं कर सकता है, कर्म नहीं कर सकता। हमने देखा चलना कर्म है, तो पुरुष लंगड़ा है। और प्रकृति जो है वो अंधी है, चल सकती है, एक्शन करती है, प्रकृति रजस है उसमें, कर्म करती है, लेकिन उसको दिखता ही नहीं। वो क्या कर्म कर रही है, नहीं कर रही है, उसको पता ही नहीं। प्रकृति अपने संस्कार नहीं पढ़ सकती है। संस्कार उसी ने बनाए, उसी के अंदर है, वो नहीं पढ़ सकती है। बुद्धि पुरुष के तत्व का प्रयोग करके पढ़ती है। तो जब ये ऐसा पुरुष प्रकृति के कंधे पे चढ़ के बैठ जाता है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में वो लोग एक्टिविटी कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि आंख जो है वो ज्ञान इंद्री है, और पैर जो है वो कर्म इंद्री है। दोनों हैं, तभी आप बाहर को देख सकते हो अंदर, और अंदर से बाहर बदलाव ला सकते हो। तो ये जीवन पार करने के लिए आपको बाहर का अंदर भी देखना है और अंदर से बाहर भी बदलाव लाना है। और जब आप वो पार कर गए, मान लीजिए जंगल है, जंगल में दोनों एक दूसरे के ऊपर, वो चढ़ गया पुरुष प्रकृति के ऊपर, और वो प्रकृति को गाइड कर रहा है, यहां चलो वहां चलो वहां चलो, और वो जंगल पार हो गया। अब जंगल पार हो गया तो पुरुष उसके ऊपर चढ़ के क्या करेगा? और वो उसको बैठने क्यों देगी? वो उसको उतार देगी, वो भी उतर जाएगा। तो दूसरा तरीका समझने का ये है। तीसरा तरीका समझने का ये है कि प्रकृति जो है वो नाचने वाली है, क्योंकि एक्शन में है, और उसके पास बहुत वैरायटी है। हमने देखा प्रकृति के मतलब अनंत रूप है, एक किस्म से अलग अलग फॉर्म है। और पुरुष तो एक ही है। वो पुरुष को बैठ के दुनिया भर का नाटक करके नाच के सब दिखाती है अपना बैठ के। पुरुष कब तक दिखेगा? पुरुष को भोगना है, भोग लेना है, ज्ञान लेना है। एग्जाम्पल मैंने पहले भी बोला है कि मान लीजिए मेरे को समझना है कि एप्पल क्या है, किसको एप्पल बोलते हैं। तो मेरे को कोई 20 एप्पल, 30 एप्पल, 50 एप्पल दिखाएगा, मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये भाई साहब एप्पल है। थोड़ा ना मेरे को 10 करोड़ एप्पल देखने तब जाकर मेरे बुद्धि में आएगा कि ये एप्पल है। तो पुरुष भी प्रकृति तो नाच सकती है, 10,000 साल नाच सकती है, लेकिन उसको 10 दिन के नाच में समझ में आ जाता है कि ज्ञान क्या है इसका। और उस ज्ञान से अगर उसके अंदर विवेक ख्याति, डिस्क्रिमिनेशन का पावर आ जाता है, बुद्धि और पुरुष के बीच का डिफरेंस का, वो उठ के चल लेता है। प्रकृति भी चल लेती है। दोनों को मुक्ति का मार्ग मिल गया, रास्ता मिल गया। पहले प्रकृति को भी नहीं मालूम था, पुरुष को भी नहीं मालूम था, लेकिन नाचते नाचते देखते देखते दोनों को समझ में आ गया, अरे चाबी तो ये है। अब वो भी बंद कर देती है, वो भी बंद कर देता है। ये मोक्ष है। अभी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हमारे देश में कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, इन शब्दों के गलत मीनिंग फैलाए हुए हैं। कोई भी आपको योग सूत्र में धारणा, ध्यान, समाधि का क्या डेफिनेशन दिया है उसकी बात ही नहीं करता है। हर कोई अपने मर्जी से अपने मन से सुनाता है, और सब बकवास है। कंसंट्रेशन 3 लेवल पे होता है। पहले धारणा। धारणा मतलब माइंड को बाहर से अंदर लाना। हमने देखा अहंकार या तो सात्विक है या तो तामसिक है। तो तामसिक है तो मतलब आप दुनिया में हैं, सात्विक है तो आप अपने अंदर हैं। तो हमको पहले तामसिक से सात्विक दुनिया में आना है, इसलिए हमको बाहर को छोड़ना है। तो जब हम सात्विक दुनिया में आते हैं, हम मन के अंदर आते हैं, तो हमारे मन में कई विचार हैं। मल्टी पॉइंटेड मन बाउंस करता है, कभी कोई पॉइंट पे कुछ थॉट आता है, कभी दूसरी जगह दूसरा थॉट आता है। उसको एक थॉट पे लाके बिठाना मन को, ये धारणा है। ये मेडिटेशन नहीं है अभी तक, ये ध्यान नहीं है, ये धारणा है। हम धारण कर रहे हैं माइंड को। फिर जब वो एक जगह आप उसको बिठा के रखते हैं, उठने नहीं देते वहां से कुछ समय तक, वो समय 2 मिनट भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, वो ध्यान है। बोलते हैं ना, ध्यान मत भटकाना, मतलब वो जो बैठा है उसको मत उठाना वहां से। और तीसरा,
जब आपने उसको बिठाए रखा है तो माइंड का तो बेसिक फंक्शन खत्म हो गया। चंचलता माइंड की प्रवृत्ति है। आपने माइंड की चंचलता उससे छीन ली तो आपने माइंड को मार दिया है। तो क्या होता है वहां पर? वहां से माइंड रिट्रीव हो जाता है, बैकअप करके आ जाता है। और क्या बचता है? माइंड जो बैक होता है उसमें से तमस भी चला जाता है, रजस भी चला जाता है, सिर्फ सत्व बचता है। सत्व एक्चुअली फॉर्मलेस स्टेट ऑफ नेचर है, प्रकृति। और तमस फॉर्म वाला स्टेट है। और रजस चेंज वाला स्टेट है, फॉर्म टू फॉर्मलेस, फॉर्मलेस टू फॉर्म, ऐसा समझ लीजिए आप। तो जब आप फॉर्मलेस पे आ जाते हैं तो आप कहां पहुंचते हैं? मूल प्रकृति के करीब पहुंचते हैं, पुरुष के करीब पहुंचते हैं। क्योंकि दोनों ही नहीं दिखते आपको। आप जहां सृष्टि का निर्माण हो रहा है, जन्म हो रहा है, बुद्धि बन रही है, वहां पहुंच गए आप, सात्विक स्टेट में। तो उस समय आपको जो दिखता है उसको समाधि बोलते हैं। और वो जो दिखता है वो प्रकृति का ब्लूप्रिंट दिखता है आपको, बुद्धि में। जो नॉर्मल आदमी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड है। वो माइंड को ब्लॉक करके रखा हुआ है साधारण लोगों से। क्योंकि वहां पर अगर बदमाश लोग पहुंच जाएंगे, राक्षस लोग पहुंच जाएंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का नाश करेंगे। तो वो अंडर लॉक एंड की है। जिसकी वो क्वालिफिकेशन होती है, जो अति सात्विक होता है, उसी को एंट्री मिलती है। तो वो वहां जाता है, देखता है। अब उसको वो ज्ञान मिल जाता है जो कि नॉर्मल लोगों के पास नहीं है। जब वो वापस समाधि से निकलता है, ध्यान से निकलता है, धारणा बंद करता है, वापस तमस की दुनिया में एंट्री मारता है और लोगों के बीच में, तो वो ज्ञान लेकर आया। अब वो जो ज्ञान है उसको पावर देता है उस सिचुएशन में, दुनिया के अंदर। उसको सिद्धि बोलते हैं। तो जब आप ध्यान करेंगी, अंदर जाएंगी, आपको दिखेगा एम्प्टी स्पेस। आपके सामने कुछ थॉट आएंगे जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। क्लाउड की तरह हो सकते हैं, बोल्डर की तरह हो सकते हैं, अलग अलग कलर में आ सकते हैं। तो वो आपको दिखेंगे। किसी भी एक पे आप फोकस करिए और आपको लगेगा कुछ मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। आपको फील होगा कि लेजर की तरह आपके माथे से बीम निकल रही है और उस ऑब्जेक्ट को जाके ठोक रही है। और वो जो कंसंट्रेशन की बीम निकल रही है वो उस सामने वाले ऑब्स्टिकल को, ऑब्जेक्ट को स्प्लिंटर कर देगी, ब्रेक कर देगी छोटे छोटे पोर्शंस में। और उसके अंदर से ज्ञान निकलेगा जो आपको मिलेगा। और वो ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। तो आपकी जो रिवर्स जर्नी है उसमें जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो एक एक करके खत्म होंगे और आपको ज्ञान मिलता रहेगा। और एक ज्ञान मिलते मिलते बढ़ते बढ़ते एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहां पर कि लास्ट में आपके सामने जो ऑब्स्टिकल आएंगे, ऑब्स्टिकल को आप संस्कार बोल सकते हैं। क्योंकि संस्कार सॉलिडिफाइड होते हैं, मेमोराइज्ड होते हैं, तामसिक होते हैं। तो आपके सामने वो जो लास्ट ऑब्स्टिकल आएगा उसको ऋथम्बरा संस्कार बोलते हैं। और उसको जब आप भेदते हैं अपने माइंड के कंसंट्रेशन के पावर से, वहां जो समाधि लगती है वो आपको एब्सोल्यूट ट्रुथ देती है सृष्टि का। आप ही के अंदर है, हम सबके अंदर है वो। लेकिन सबको एक्सेस नहीं है। जैसे हर बीज के अंदर पेड़ है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस पूरा करने के बाद ही पेड़ निकलेगा उसमें से। उसी तरीके से हर इंसान के अंदर वो ऋतंबरा संस्कार है। बट कुछ
प्रोटोकॉल फॉलो फॉलो करने के बाद ही वो खुलता है। और जब वो खुलेगा, आप बनेंगे ब्रह्मज्ञानी। और जब आपके पास उस लेवल की ओमनीसियंस आ जाएगी, तो करस्पॉन्डिंग ओमनी पोटेंस भी आ जाएगी। और ओमनीसियंस और ओमनी पोटेंस के कारण ओमनी प्रेजेंस भी आ जाएगी, क्योंकि वहां कंप्लीट फॉर्मलेसनेस हो गया। अभी एक भी ऑब्स्टिकल नहीं है, एक भी फॉर्म नहीं है, सब एक है। तो ओमनी प्रेजेंस आ जाती है। उसके बाद एग्जिट है। मान लीजिए आप एग्जिट के द्वार जा रहे हैं, और आपने वहां देखा कि अरे ये तो तीन चार संस्कार रह गए हैं मेरे अंदर। तो योगी या जो भी बंदा उस मार्ग पे जा रहा है, वो उनको अपने कमाए हुए ज्ञान के आधार पे जलाता है। जो बीज जलते हैं वो पेड़ पैदा नहीं करते हैं। जो संस्कार जलेंगे वो कर्म पैदा नहीं कर सकते हैं। आपको कर्मों से मुक्ति, संस्कारों से मुक्ति मिलने के बाद ही मोक्ष मिलता है। वो फिर एग्जिट करता है। तो मतलब हम लोग जिस लेवल तक पहुंचे हैं, ये मेरे ख्याल से 10-20% तक का ज्ञान है। मैं आप लोगों के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। इस पे और डुबकी लगाने की जरूरत है, 100 बार नहाने की जरूरत है। तब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। सर इतना ठीक है। सत्व के लेवल पे जाके फिर सिद्धि लेके लौट के क्यों आते हैं लोग? नहीं, क्वेश्चन रिपीट करिए। मैं ये बोल रही हूँ, इतने हाई लेवल पे जाके सत्व के, जहाँ सत्व है, फॉर्मलेस है, सारा पावर है, फिर सिद्धि लेके वापस क्यों आते हैं लोग? कौन वापस आता है? मोक्ष की तरफ नहीं जाके सिद्धि लेके दुनिया में चेंज करने के लिए। और अरे आप एक बात समझिए। हर एक की चॉइस है। हाँ वो हाँ, तो तो जिसने जो पॉसिबिलिटी देखी वही रंग लाएगी। है ना? अगर मैंने पॉसिबिलिटी देखी है, मेरे को ट्रिलियनर बनना है, और मेरे को ये विद्या दी जा रही है कि जाके बनाओ ट्रिलियन, तो उसमें उसमें किसी को आपत्ति क्यों है? ये मैंने चुना है, मतलब एज पुरुष, और मूल प्रकृति से लिया है। आपको चाहिए आप भी लो, नहीं चाहिए मत लो, आपकी चॉइस। आपका पुरुष भी इंडिपेंडेंट है, मेरा पुरुष इंडिपेंडेंट है। मेरे को आपके पुरुष को कुछ देना नहीं है, आपको मेरे पुरुष को कुछ देना नहीं है। दोनों को जो भोगना है वो मूल प्रकृति फ्री में देगी, अनंत काल के लिए देगी, जितनी बार मांगता है दो। है ना? मेरे को दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी बनना है, मैंने वो चॉइस किया। नानक के लिए कहते हैं कि नानक के पास ईश्वर आए थे, बोलो तुमको क्या चाहिए? तो बोलते हैं कि मेरे को 3 पाव दुनिया में जो है दुख वो दे दो। तो वो बोलते हैं तुम दुख मांग रहा है? बोले हाँ, इससे बड़ी दुनिया की सेवा क्या है? तो उसको 3 पाव दुख दे देते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छा है। ठीक है। ठीक है। हम्म। सब पुरुष अलग अलग है, सब अपनी जीवन अपने मर्जी से जी रहे हैं। और किसी का क्वेश्चन? यहां पर क्लोज करें? चलिए क्लोज करते हैं। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night.